अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकील अंसारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीकेंड विद वकील अंसारी। गुज़िश्ता हफ्ते मैं पाकिस्तान में था और बहुत सारी मोहब्बतें समेट के लाया। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और बहुत खूबसूरत मेरा दौरा रहा। दरअसल मैं गया था आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत होती है, कराची में होती है। और ये आलमी सतह की 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस, दुनियाए उर्दू अदब के तमाम सितारे एक जगह जमा होते हैं, खूबसूरत बातें होती हैं। उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत झलकियां हैं। जी, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की झलकी आपने देखी। क्या खूबसूरत था हमारा शहर, और इसका नाम भी दिया गया था कि कराची के हवाले से ये था जश्न कराची। बहुत खूब रहा। आइए मैं लेके आता हूँ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जब मैं आया तो माशाल्लाह हमारे अतीक अहमद सिद्दीकी, जो एक दानिश्वर हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, वो कॉलम्स लिखने के हवाले से बहुत मशहूर हैं। उनकी किताब की रूनुमाई थी और क्या खूब रूनुमाई हुई। अतीक अहमद सिद्दीकी एक प्यारे इंसान हैं और उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था तक़वीम, अफ़गान जंग के 20 साल। तो मैं बताएं, जो इसकी रूनुमाई हुई तकरीबन हमारे इस वीक में, और इसकी झलकियाँ आप देखिए। खूबसूरत किताब और खूबसूरत झलकियाँ। रोबीना सिद्दीकी साहिबा से गुजारिश करूँगा, आइए देखिए, बात कीजिए। आपके पापा के साथ कैसे ताल्लुकात रहे? जब ये लिखते थे तो क्या करते थे? जब डिस्टर्ब होते थे क्या कर? आइए और बात कीजिए। And I'm the daughter of Mr. Atiq Siddiqui. I'm extremely proud of my dad, and I'm extremely proud to be standing here this evening celebrating my Abu's incredible journey on his publication. I learned a lot of life lessons from Abu. He always told me to be bold. Life sometimes can be brutal, and the best way to combat all this is to be positive and to be rational. He has always been there in life to teach me how to embrace every opportunity, treat others with respect, and learn from others, ask questions, and lead with integrity. Today, I have the honor of celebrating an incredible accomplishment by someone who means so much to me, my father-in-law. I want to take a moment to congratulate you on the publication of your new book, The Queen. To follow these kind of speeches, it really is. As I'm no public speaker, we had some great speeches here tonight, and again, I'd like to thank everybody for taking time out of their day, and in some cases out of their weekends, to be here with us on this frigid and crisp day. Growing up, I would see he has so many books in his room. We would always take trips to Barnes and Nobles, and he would buy me books. Those moments weren't just about books, they were about spending time together and sharing something special. Dada has always been full of stories, wisdom and love. मैं कुछ लिख कर लाया हूँ अतीक भाई के लिए, बस पेश किए देता हूँ आपकी इजाज़त से। कि अतीक सिद्दीकी ऐसी अदबी शख्सियत हैं जिन्होंने सियासत और तारीख में अपनी पहचान कालमों के जरिए बनाई हुई है।
लगता है कि उनके दिन का आगाज मुताले से होता है और रात को सोने से पहले भी मुताला ही करते हैं और दिन भर जो कुछ पढ़ते हैं उस पर गौर व खौज करते गुजार देते हैं। किसी किताब की रूनुमाई पर मजमून पढ़ना हो या फिर किसी टीवी शो में मुबस्सिर की हैसियत से शमूलियत करना हो, हर हाल में मुकम्मल होमवर्क करके जाते हैं। अतीक सिद्दीकी एक के बाद एक अपने कालमों के ज़रिए अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश करते हैं। अगरचे वो शायर नहीं हैं, लेकिन वो अल्लामा इकबाल की ज़बान में यूँ कुछ कहते हुए नज़र आते हैं कि खोल आँख ज़मीन देख फलक देख। डॉक्टर साहब ने अपने जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन के जो इसके अंदर रेफरेंसेस दिए हैं, जो सब्जेक्ट्स उन्होंने इसके अंदर चुने हैं, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आपके रिव्यू के अंदर एक तो जो रीसेंट हिस्ट्री का आपने रेलेवेंस जो अंडरलाइन की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कोल्ड वॉर, 9/11, मगरिब के मिजाज और ग्लोबल वेस्ट की रेशा दबानियों और हालिया मगरबी जंगी मजालिम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हम में से हर आदमी 1-2 मिनट तकरीर करके चला जाए ताकि सब लोगों को मौका मिल जाए और जो मेहमान खुसूसी है, जो साहिब किताब है, जो मेहमान ज़ाफ़ी, उनको वक्त मिल जाए। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि आप इस वक्त 6 नस्लों की कार्रवाई देख रहे हैं। यानी अतीक साहब ने अपने दादा से तरबियत हासिल की और आज इनका पोता यहाँ तकरीर कर रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर पोते, तो मैंने गिनती 6 नस्लें हैं ये माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा। डॉक्टर सबिया सबा साहिबा, जहांगीर खटक साहब और डॉक्टर अशरफ अदील साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया कि सर्दियों की इस सर्द और यकबस्ता शाम को आपने अपने आरामदेह घरों को छोड़ा और इस महफिल में शिरकत के लिए आप तशरीफ़ लाए। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मैं अतीक साहब आपको इस किताब पर मुबारकबाद पेश करता हूं और इस खूबसूरत महफिल पर इस सामीन का आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि अहालियान न्यूयॉर्क न सिर्फ अदबी ज़ौक़ रखते हैं बल्कि बहुत आला ज़ौक़ रखते हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने ये खूबसूरत तकरीर देखी, क्या खूबसूरत तकरीर थी। और इसके बाद पाकिस्तान जाने से पहले एक और तकरीब हुई जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे देखिए। वो थी एक बहुत बड़ी तकरीब जो हमारे मोहतरम दोस्त जनाब महबूब ज़फ़र साहब एक किताब लेके आए जो थी कुल्लियात अहमद फराज। कुल्लियात अहमद फराज ट्रस्ट के तहत छपी और उसकी कुछ झलकियाँ आप देखेंगे। लेकिन वो किताब जो है एक ज़ख़ीम किताब है और यकीन कीजिए ये किताब जो है दुनिया अदब अहमद फराज साहब की किताब, इसकी जो तकरीब हुई, खूबसूरत किताब, खूबसूरत झलकियाँ, और आप इसकी झलकियाँ देखिए।
आज की ये जो महफिल है, जैसा कि आपने इश्तिहार में भी देखा कि कुलियात अहमद फराज, कुछ नज़में, कुछ गज़लें, उसकी तकरीब पज़ीराई भी है। और उसके बाद उन पे अहमद फराज साहब पे गुफ्तगू के लिए हमारे पास बहुत से बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं, उन पर उस पर गुफ्तगू भी फरमाएंगे। और काउंटी हमेशा उन लोगों को देती है जिन लोगों की बाकायदा तहकीकात चेक करने के बाद कहती है वाकई है। तो आज हमारी सभी आबादी एजाज की मुस्तहिक हैं, बहुत बहुत मुबारक हो सभी आबादी। जनाब महबूब जफर साहब, जिनकी तमाम तवानाई को आप जानते हैं, उस तवानाई से इनको ये एजाज दिया जा रहा है। अब तालियां बजा सकते हैं कोई लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया अदब में न सिर्फ काम कर रही है, लिख रही है, कॉलम निगारी कर रही है। मैं अतीक सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा, आइए तशरीफ लाएं। मैं अहमद फराज के पहले घर के बारे में बात करूँगा। वो घर जहाँ उनकी शायरी की नशोनुमा हुई, जहाँ उन्होंने शायरी का आगाज़ किया। तो इसके लिए मैंने एक मज़मून लिखा है। मैं बात तो फिलबदी करना चाह रहा था, लेकिन इसमें कुछ कोटेशंस ऐसी हैं जिनका बयान करना ज़रूरी था। इस मज़मून का उन्वान है अहमद फराज और पेशावर की अदबी महफिलें। अहमद फराज के फ़न और शख्सियत के बारे में पाकिस्तान के शुअरा और नकादों के अलावा मगरबी ममालिक में भी उर्दू की शेरी रवायत से वाबस्ता लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक फ़आल और मुतहर्रिक शख्सियत होने की वजह से अहमद फराज का बरतानिया, अमरीका और कनाडा आना जाना तवील अरसे तक लगा रहा। इन ममालिक में उन्हें कदर व मंजरत की निगाह से देखा गया और उनके फ़न की पजीराई भी हुई। इस कदरदानी और आओ भगत के बावजूद फराज का रिश्ता अपनी धरती से हमेशा कायम दायम रहा। उनकी उस्ताद तबा ने उन्हें अजनबी शहरों में ज़्यादा देर तक रहने न दिया। ये आज की किताब की रुमैया ताली बजा सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत किताब है। और वो बात सच है कि जब वो आते थे तो हाल भर जाता था, तो आज भी हाल वो आखिरी उस तक भरा हुआ है। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो आपने कुलियात अहमद फराज की पूरी ये चीज़ें देखी, क्या खूबसूरत तकरीब हुई, क्या खूबसूरत लोग थे। और अहमद फराज इस अहद के शायर थे। मुझे खुशी है कि ये कारवान फ़िक्र फ़न के तहत ये तकरीब हुई और तमाम हजरात आए, बहुत अच्छा बोले किताब के बारे में। एंड अहमद फराज साहब डिज़र्व करते हैं। इसी तरह एक और जो आप इसमें देखेंगे, एक तबसरा, एक तकरीर, ये कितनी मेरे लिए खुशाइन बात है कि मैं एक ऐसे शख्स को आपसे रुशनास करना चाहता हूँ जो उम्र में यंग है, एक अदबी खानवादे से है। इनका नाम है डॉक्टर बुलंद इकबाल। बिलाशुबा पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं, कनाडा में मुकीम है और ये एक अफसाना निगार और नावल निगार की हैसियत से तो बारहा मशहूर रहे ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि माशाल्लाह इनको किताबें पढ़ने का शौक़ है और जो किताबें मगरबी अदब ये पढ़ते हैं उसको दुनिया पे ज़ाहिर भी करते हैं, हम लोगों से शेयर भी करते हैं। और बहुत सी इन्होंने किताबें लिखी हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे ये यंग लड़का, इसने इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं कि बाद हमारा दिल चाहता है कि पहले आप इनकी बातें सुनेंगे, देखिए इनकी वीडियो जो है, पहले ये सुनिए, फिर उसी के साथ साथ मैं उनकी एक किताब भी दिखाना चाहता हूँ जो अभी अभी उन्होंने मुझे भेजी। और ये है किताब प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक, अफलातून से माबाद मगरबी अदब। ये है
बुलंद इकबाल की किताब, जो इस पे इंशाल्लाह कभी और तबसरा होगा, बुलंद इकबाल खुद भी तबसरा करें। लेकिन आप उनका ये वीडियो देखिए और देखिए कि कितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बुलंद इकबाल साहब छोटे साहबजादे हैं मशहूर ज़माना हिमायत अली शाह साहब के साथ। तो देखिए आप इस वीडियो को। आज का मौजू है थिंक एंड ग्रो रिच। ये मौजू इसलिए अहम है क्योंकि ये 1937 में एक किताब लिखी गई थी, नेपोलियन हिल ने लिखी थी। ये वही दौर था जब मेजर डिप्रेशन आया हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसमें उस दौरान ये किताब लिखी गई थी और ख़ुसूसन इस मौजू पर थी कि वो कौन से 500 लोग हैं जो दुनिया में कामयाब तरीन हैं। उनमें वो 40 बिलियनर्स भी थे जो बड़े दौलतमंद थे, और उसके अलावा भी ऐसे लोग जो साइंस में और आर्ट में और क्रिएटिव राइटिंग में और इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेंशंस में बहुत आगे थे। तो इन्होंने, जो नेपोलियन हिल हैं, उन्होंने इस किताब में खुसूसन उन 10-15 नुक्तों को जमा किया था और बताया था कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनका होना ज़रूरी है। तो मैं एक के बाद एक आपके सामने वो पॉइंट्स डिस्कस करता चला जाता हूँ, या बता देता हूँ। कोशिश करूँगा कि कंपाइल, कंपोज और स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट हो और हमारी नौजवान नस्ल समझ सके कि किन चीज़ों का उनकी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो बर्निंग डिज़ायर है कि उनमें एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि ये काम करना है। इसके अलावा कोई समझौता नहीं है कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक आग हो कि हाँ मुझे ये काम ज़िंदगी में करना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दूसरा पॉइंट, गोल सेटिंग एंड डिटेल्ड प्लानिंग आर द बेसिस ऑफ एवरी अचीवमेंट। हमेशा कोई भी आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि उसने कोई गोल नहीं बनाया। गोल क्लियर होना चाहिए, क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है, किस वक्त अचीव करना है। अगर दौलत भी कमानी है तो कितनी दौलत कमानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगला पॉइंट है, बाय यूजिंग ऑटो सजेशन अवर सबकॉन्शियस कैन इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर। कि हमें ऑटो सजेस्ट करना ही पड़ेगा, डे एंड नाइट खुद को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। वो ऑटो सजेशन कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, इस रुख में मुझे जाना है, ये ऑटो सजेशन कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। अगला पॉइंट, नॉलेज। नॉलेज इज पावर, लेकिन कहते हैं बट इट डज नॉट हैव टू बी व्हाट यू लर्न इन स्कूल। यानी ये वो नॉलेज नहीं है जो हाई स्कूल डिप्लोमा की है, यूनिवर्सिटी डिग्री की है। ये वो नॉलेज है जो फोर्ड की है, हेनरी फोर्ड की। आपको पता है हेनरी फोर्ड की जब डेथ हुई या अपनी ज़िंदगी में उनके $200 बिलियन उनके अकाउंट में थे। ये लोग कामयाब कैसे हुए? हेनरी फोर्ड की तालीम सिर्फ ग्रेड 8 तक थी, लेकिन वो कहते थे कि अनएजुकेटेड लोगों के पास बड़ी एजुकेशन होती है। मगर एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो एजुकेशन हो जो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जो आप हासिल करना चाहते हो। बहुत सारी एजुकेशन जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारी नॉलेज जमा करने का फ़ायदा नहीं है। जो उस स्पेसिफिक फील्ड की है वो होनी चाहिए। तो बहुत ही प्रेसाइज, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही डायरेक्शन वाली। अगला पॉइंट, पॉजिटिव इमोशंस आर द की टू सक्सेसफुल लाइफ एंड नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। पॉजिटिव इमोशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप करें, ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करें, ऐसे लोग जो आपके पास अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करें, उनसे दूर रहें। वो टॉक्सिक हैं, वो आपको ख़त्म कर देंगे। उनसे दूर रहें, उनसे बिल्कुल उनको डिलीट कर दें अपनी फ्रेंड लिस्ट में से। और निगेटिव इमोशंस भी, रेज, रिवेंज, हेट, इस किस्म के इमोशंस को आने मत दें, क्योंकि वो अंदर जाएगा, आपके अंदर निगेटिविटी डेवलप करेगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल पीपल, अगला पॉइंट, सक्सेसफुल पीपल आर रिमार्केबल फॉर देयर डिटर्मिनेशन एंड स्टेटफास्टनेस। मतलब कहने का ये है कि डिटर्मिनेशन तो की है, परसिस्टेंसी की है। जो लोग नाकाम होते हैं उनमें डिटर्मिनेशन की कमी होती है। वो रोज़ाना अपना मूड चेंज करते हैं। वो कहते हैं स्टबर्न होना चाहिए, थोड़ा सा ज़िद्दी होना ज़रूरी है। हठधर्मी नहीं, ज़िद्दी होना ज़रूरी। जो हठधर्म होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। ज़िद्दी जो होते हैं ना, थोड़ा सा अपने डिसीजन पर जमे रहना, वो कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है, अचीविंग ग्रेट थिंग्स रिक्वायर बीइंग स्मार्ट एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद स्मार्ट पीपल। सराउंडिंग में स्मार्ट पीपल होने चाहिए। जनरली क्या पॉइंट्स हैं, मैं एक सेकंड के अंदर, मतलब चंद सेकंड के अंदर आपको रिपीट कर देता हूं ताकि हम आज के प्रोग्राम को यहाँ पर तकमील पर पहुँचाएं। फिर अगली बार मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। कौन कौन से पॉइंट ज़रूरी है? नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर का होना ज़रूरी है। नंबर 2, गोल का बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। नंबर 3, अपने ऊपर फेथ का होना, कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। नंबर 4, अगर फेथ कम है तो ऑटो सजेशन ज़रूरी है, खुद को रीअश्योर करते रहें। नॉलेज का होना ज़रूरी है। नॉलेज इज़ द पावर, मगर वो नॉलेज नहीं जो स्कूल की नॉलेज है, यूनिवर्सिटी की नॉलेज है। वो नॉलेज जो सब्जेक्ट की नॉलेज जिसमें आप कामयाबी चाहते हैं। और फिर वर्कशॉप ऑफ इमेजिनेशन, कौन सा आइडिया जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंथेटिक है या क्रिएटिव है। अगर ओरिजिनल है तो क्रिएटिव है, अगर सेकेंडरी है तो सिंथेटिक है। तो पुराने आइडिया से जोड़कर नया आइडिया डेवलप करें। इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर नज़र रखें, और उसके अलावा इमोशंस पॉजिटिव रखें। नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव लोगों को आसपास फटकने मत दें। और डिटर्मिनेशन और स्टेटफास्टनेस और परसिस्टेंसी और स्मार्ट पीपल आपके सराउंडिंग में होना ज़रूरी है।
मेरा ख्याल है आज का मौजूद इतना ही है। मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा, हम फिर नए मौजूद बात करेंगे। ऐसी साथ साथ रहिएगा। थैंक यू। तो आपने ये खूबसूरत उनका तबसरा सुना, क्या खूब बोलते हैं और क्या खूब अच्छी चीज़ें हैं। अल्लाह मियाँ इनको इल्म नवाज दोस्तों में ही रखे और उससे नवाजे। और इंशाल्लाह ये हमारे प्रोग्राम में मुसलसल हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। ये हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर आपसे मुखातिब होंगे और ये पेश करते रहेंगे जो भी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब बुलंद इकबाल साहब। उसके बाद जो चंद चीज़ें मैं आइंदा आने वाली हैं मेरा ख्याल में आपसे शेयर भी कर दूं और कुछ वो चीज़ें भी आपके सामने पेश करूं कि इस दफ़ा पाकिस्तान गया तो क्या तोहफे में लाया। लेकिन उससे पहले कुल्लियात अहमद फराज के बाद मेरे सामने एक किताब आई हुई है, कुल्लियात हिमायत अली शायर। हिमायत भाई मेरे लिए एक फैमिली की हैसियत रखते थे। इनकी ये किताब आ गई है और इंशाल्लाह अनकरीब हम इसके एक एहतमाम से न्यूयॉर्क में इसका एक फ़ंक्शन करेंगे, कुल्लियात हिमायत। तो ये मेरे आइंदा के प्रोग्राम में। आइए मैं कुछ आपसे शेयर करता हूँ वो चीज़ें। जब पाकिस्तान गया तो कितनी खूबसूरत किताबें मुझे मिली, वो किताबें बहर में आपसे शेयर करता हूँ। उसमें एक है फ़िक्र नज़र, आखिरी तहरीर जोश मलियाबादी की। ये किताब माशाल्लाह आई वहाँ पे और इसको मैंने देखा। इसके बाद माशाल्लाह हमारे बहुत मोहतरम फरासत रज़ी साहब की किताब चिराग शकिस्ता मेरे पास है, उनकी गज़लें ये मुझे मिली और ये इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा। उसके बाद नसीम नाज़िर साहिबा की एक किताब मुझे मिली, अभी सूरज नहीं निकला। ये नज़मों की किताब है, इसको आप देखिए। इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगा। और साथ साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त मेरे महबूब ज़फ़र ने ये किताब लिखी है, पाकिस्तानी अदब के मेमार अहमद फराज शख्सियत व फ़न। ये किताब मेरे पास है जो मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे भी शेयर करता रहूँगा। कुछ दोस्त अपनी किताब देते हैं और माशाल्लाह जो नई किताबें आई हैं बाज़ार में तो मैं बताऊँ एक बहुत ही यंग आदमी, बहुत ही लेकिन क्या खूबसूरत शायरी करते हैं। ये नईम सुमेर साहब की किताब आपके सामने हाजिर है। इंशाल्लाह ये किताब आप भी पढ़ें और नईम सुमेर को याद रखें। उसके बाद हमारी बहुत खूबसूरत शायरा, खूबसूरत लहजे की शायरा नासरा ज़ुबैरी साहब की किताब, ये माशाल्लाह अमेरिका आएंगी और इस किताब का नाम भी क्या है, बेमौसमी ख्वाहिशें। ये किताब मेरे पास है और इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ही एक खूबसूरत शख्सियत मुलाकात है इस दफ़ा शफ़क़त नकवी साहब का, उनका ये नावल है 7 जन्म, ये लेके आया इंशाल्लाह ताला। मौका मिले आप इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें और ये पाकिस्तानी हज़रात से भी रफ़ाते। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत प्यारा शायर, बहुत प्यारा इंसान, बहुत अजीब दोस्त मेरा, अभी तन्हाई नामुकम्मल है, जावेद सबा की ये किताब लेके आए, ये पढ़ेंगे। आपको जहाँ भी दस्तयाब हो आप इस किताब को पढ़िए। क्या खूबसूरत शायर, खूबसूरत इंसान। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं पाकिस्तान से तोहफे में लाया। वकील अंसारी को इजाज़त देखते रहिए वीकेंड विद वकील अंसारी। इंशाल्लाह अनकरीब आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।